बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब देखने सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज की जो गुफ्तगू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये दो स्टोरीज पर मुश्तमिल है। एक स्टोरी है 1971 की और दूसरी है 2018 की। तकरीबन आधी सदी का फ़र्क है दोनों स्टोरियों के दरमियान। इतनी मुद्दत 50-55 साल एक उम्र होती है, एक मुद्दत होती है, इतना फ़र्क है, लेकिन दोनों में एक मुमासलत है। वो मुमासलत क्या है ये कहानी सुनकर आपको मालूम हो जाएगी। लेकिन जिन दो अफराद के गिर्द ये कहानी घूमती है, ये स्टोरीज चलती हैं, उन दोनों का नाम खान से मशहूर था। 1971 के जो इल्मुल अदाद की रोशनी में अगर इनको देखा जाए, अगर इनके लफ्ज़ आपस में जमा किए जाएं तो 18 बनता है और 18 में दूसरी कहानी वकूअ पज़ीर हुई। दोनों कहानियां मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हो सके तो अपने दोस्तों को ये स्टोरी शेयर भी कर दीजिए। पहले मैं 2018 वाली स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूं क्योंकि ये आपके सामने वकूअ पज़ीर हुई है, आपको समझने में आसानी रहेगी। एक खातून है, अचानक अपने बच्चों को वो कहती हैं कि मुझ पर वलायत तारी हो गई है। मैं अल्लाह की वली होती हैं, जो उनमें चीज़ें आ जाती हैं वो मुझ में आ गई हैं और मैं ख्वाब ऐसे देखने लगी हूँ और मुझे इशारे ऐसे मिलते हैं जैसे अब मैं वो जो दुनियावी जो मामलात होते हैं उनसे अलग थलग हो गई हूँ। मैं एक वलायत की दुनिया है उसमें चली गई हूँ। लिहाजा मैं आपसे कुछ अरसे के लिए दूर, अकेले में, तन्हाई में, गोशा नशीनी में और चिल्ले की सूरत में कुछ अरसा गुजारना चाहती हूँ। बच्चे थे, माँ की बात तो बच्चों पे असर उसका होता ही है, क्यों ना मानते। बच्चों ने फौरन ये बात मान ली और बाद अज़ां शोर के सामने भी यही बात उन्होंने रखी और शोर तोम परास्त थे, वो फौरन इस बात पे आमादा हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है, हमारे घर में अल्लाह की रहमत हो गई है। अगर आप चिल्ला काटना चाहती हैं, तनहा रहना चाहती हैं तो मेरी तरफ से तो कोई इनकार नहीं है। इस तरीके से ये खातून किनारा कश हो गई अपने घर वालों से और तन्हाई में कुछ अर्सा गुजारा ही था कि उन्हें कहा कि अब मैं वलायत के एक अगले दर्जे पर पहुंच गई हूँ। और अगला दर्जा मुझे कहता है कि अब आपको कोई टच नहीं कर सकता, कोई मर्द आपको टच नहीं करेगा, चाहे वो आपका खामद ही क्यों ना हो। लिहाजा मुझे आपसे अलहदगी इख्तियार करना पड़ेगी। ये पैगाम पहुँचाया उनकी एक सहेली थी जिनका अपना किरदार कोई इतना अच्छा नहीं था, मशकूक किरदार की अमल वो खातून थी। उस सहेली ने जाकर उनके खामद को यह पैगाम पहुँचाया और वो फौरन रजामंद हो गए अलहदगी पर। सेपरेशन पे एग्री कर लिया उस खातून ने उनके शोहर को और उन्होंने इस तरीके से अलहदगी इख्तियार कर ली, उन्होंने तलाक दे दी। और फिर कुछ ही दिनों बाद अगला मैसेज उस सहेली ने पहुंचाया कि अब वलायत का एक अगला दर्जा आ गया है। वो ये है कि वो खातून एक ऐसे नेकोकार मर्द से शादी करने का इशारा उन्हें आया है, ऐसा ख्वाब उन्होंने देखा है कि तुमने एक ऐसे मर्द से शादी करनी है जो इंतहाई ईमानदार और परहेजगार और नेक आदमी है, जिसने पहले कोई गुनाह नहीं किया हुआ, उसके साथ शादी करनी है और इस मुल्क का निज़ाम चलाना है। आप दोनों ने मुल्क का निज़ाम व नस्क आपके हाथ में आएगा और इसकी जो मुल्क व मिल्लत है, ये जो कौम है, इसकी कश्ती आपने पार लगानी है। वो इस बातों में भी वो आ गए, बच्चे भी मान गए, खामद भी मान गया। अलहदगी तो वो पहले ही हो चुकी थी, उनकी सेपरेशन हो चुकी थी, तलाक हो चुकी थी। लिहाजा घर वाले एग्री हो गए कि ये कोई वलायत का आला दर्जा है। रूहानी शख्सियत वो थी, पहले ही इसके से काम वो करती रहती थी अपने घर में। ये तावीज़ गुंडे जो वगैरह होते हैं और ये दम दरूद जो होता है, ये सिलसिला तो पहले ही चलता था। अगरबत्तियाँ जला लेनी और ये जो सिलसिले होते हैं इनके दम दरूद वालों के, जो एक माहौल बनाया हुआ होता है, वो माहौल तो पहले ही था। लिहाजा उस माहौल के असर में हर बात सीधी होती चलेगी और ये खातून फिर उस एक नेकोकार मर्द के साथ बेच जाती हैं
جب ब्याही जाती हैं तो घर वाले उसमें मौजूद नहीं होते, साबका खामन भी मौजूद नहीं होता, अपना शहर छोड़ के बड़े शहर में आ जाती हैं, और ये सारा एहतमाम फिर वो खातून, वो जो सहेली हैं उनकी बड़ी करीबी, सारा उनके घर में उनकी मौजूदगी में, और कुछ उनके जो राजदारान होते हैं, ये इतना पुरअसरार तरीके से होता है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। लेकिन एक इन्वेस्टिगेशनल स्टोरी जो बनाने वाले एक रिपोर्टर हैं, बड़े एक अदारे से, बड़े एक मीडिया हाउस से उनका ताल्लुक है, ये स्टोरी वो निकाल लेते हैं और वो स्टोरी अखबारात की जीनत बन जाती है और ये जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि उस खातून ने एक मारूफ शख्सियत जिन्हें वो नेकोकार कह रही थी उनके साथ शादी कर ली है। और जब उस शादी की तारीख सामने आई, उस तारीख में और जब तलाक हुई थी उस दौरान जो एक मुद्दत थी उसमें इद्दत की मुद्दत पूरी नहीं होती और ये केस अदालत में भी चला और वो मुफ्ती साहब भी पेश हो गए, जिसके बाद अज़ां एक और निकाह उनको करना पड़ा जब मुद्दत पूरी हो गई। ये दोनों निकाह सामने आ गए। ये अखबारात की जीनत बनते रहे, आपने ये देखे हैं, आपने सुने हैं। अब खातून जब शादीशुदा हो गई और शोहर उनके इक़्तिदार में आ गए, मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने खुद अपनी अक्लमंदी से या अपनी हिकमत से कोई फैसला नहीं किया। तमाम फैसले उनके घर से आते थे। ये जो वलायत के रुतबे पर फाइज थी खातून, ये उन्हें जो हुक्म देती उस पर अमल दरामद हो जाता और वो पेशगी उन्हें बता देती थी कि फ़लाँ अफसर की ट्रांसफ़र अगर फ़लाँ जगह ना हुई तो ये मामला खड़ा हो जाएगा, फ़लाँ की ट्रांसफ़र अगर फ़लाँ जगह ना हुई तो जो मुश्किल दरपेश आएगी और फ़लाँ को फ़लाँ जगह ही रहने दिया जाए। ये सिलसिला शुरू हो गया। एक बार हुआ ये कि पेशावर से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी इस्लामाबाद के लिए, तो खातून ने कह दिया कि इसे हेलीकॉप्टर को रास्ते में उतारा जाए वरना आपको बड़ा हादसा पेश आ सकता है। जब उतारा गया तो उसके इंजन का ऑयल लीक था और ये हादसा पेश आ सकता था। फिर यकीन हो गया शोहर को कि ये अल्लाह वाली खातून है, जो भी बात बताती हैं ये पेशगी बता देती हैं। किसको अदालत, किस अदालत से किस अफसर को, किस सियासतदान को, किस बड़े ओहदे पर फायज शख्स को नायल किया जा रहा है, ये पेशगी वो खातून बता देती थी। और जब तारीख होती थी, जब अदालत से फैसला होता था तो फिर वो वही फैसला आता। इसी दौरान एक बड़ा फैसला भी आया था जिससे बड़ी ले दे हुई थी। वज़ारत उज़्मा से लोगों को हटाना और ओहदों से बरतरफ करना, तो इन्हें अदालत लगाना किसी पे, ये सारे फैसले आ रहे थे और ये पेशगी फैसले वहाँ पे वो खातून बता रही थी। एक बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कहा कि आपको गोली लग जानी है। अपने शोहर के बारे में उन्होंने कहा कि आपको गोली लग जानी है और अगले रोज गोली लग गई। और भी ईमान पक्का हो गया, ईमान और भी पुख्ता हो गया कि ये खातून वाकई। फिर अचानक क्या होता है कि जिन्नात जो हैं वो बागी हो जाते हैं, गद्दारी कर देते हैं। वो जो मोकल होते हैं उनको, जो जिन्नात उन्हें बताया करते थे ये सारी चीज़ें, वो कहीं पहाड़ों पे चले जाते हैं और ये खातून भी गिरफ्तार हो जाती हैं, उनका शोहर भी गिरफ्तार हो जाता है। और जो असल मोकल था जो उन्हें पैगाम पहुँचाया करता, ये सारी चीज़ें उन्हें बताया करता था कि आज फ़लाँ को गोली लगने लगी है, आज जहाज़ ख़राब होने लगा है, फ़लाँ को नायल करार दिया जाने लगा है, फ़लाँ तारीख पर यह फैसला आने लगा है, वो मोकल भी पकड़ा गया। अब उसकी सज़ा की भी बाज़गाश्त तक उन्हें सज़ा हो गई है, उम्र कैद हो गई है, तायात और पेंशन वगैरह उनकी बंद हो गई। इस किस्म की खबरें सोशल मीडिया की जीनत बन रही हैं। आप चंद दिन और इंतज़ार करें या चंद घंटे, ये खबर बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी कि कितनी सज़ा हुई है या क्या हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबर गर्दिश कर रही है कि वो जो मोकल थे, उनके जो सारी खबरें पहुँचाया करते, उन्हें सज़ा हो गई है। अब वो जिन्नात ने ना तो ये बताया उन्हें कि आप पकड़ी जाने लगी हैं, आपकी हुकूमत जाने लगी है, आपके साथ ये दरपेश है, ये मामला। अब वो जिन चूँकि बागी हो गए थे, जिन वहाँ पहाड़ों पे चले गए थे, इसलिए अब उन्हें कोई खबर देने वाले नहीं है। अब वो गोशा तनाई में, जेनवन गोशा तनाई जिसे कहते हैं ना, अब वो उस तनाई में, और ऐसी गोशा तनाई में उन्होंने अपने शोहर को भी पहुँचा दिया है।
دوسری جو سٹوری ہے وہ ہے 1971 کی. شہنشاہ ایران پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے اور اب انہوں نے اپنا دورہ مکمل کر کے واپس جانا تھا. اس وقت جو صدر تھے ملک کے، جو سربراہ تھے، انہوں نے بادشاہ کو رخصت کرنا تھا، لیکن رخصتی کا ٹائم قریب آ رہا تھا اور وہ بادشاہ سلامت اپنے جو اجلا عروسی ہے، جو اپنا محو استراحت جہاں ہوتے تھے، جو ان کا کمرہ تھا جسے آج جدید لفظوں میں بیڈ روم کہا جاتا ہے، اس سے باہر نہیں آ رہے تھے. اور جو ان کا پروٹوکول تھا، جو سیکیورٹی تھی، جو دیگر افسران تھے، وہ تمام موجود تھے اور آہستہ آہستہ وقت گزر رہا تھا اور پریشانی کے سائے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور بادشاہ سلامت اپنا اجلا عروسی سے باہر نہیں آ رہے تھے، اپنے بیڈ روم میں ہی محو استراحت تھے. اور کسی افسر میں، کسی ان کے ساتھی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کمرہ، جو ان کا کمرہ ہے استراحت ہے، وہاں پہ جا کر جھانکیں اور دیکھیں وہ باہر تیار ہو بھی رہے ہیں یا باہر آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی. وقت چونکہ تیزی سے گزر رہا تھا اور شہنشاہ ایران کی رخصتی کا وقت قریب آ رہا تھا، لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ ان کی بہت قریب رہنے والی ایک خاتون تھیں، جو ایک مشہور اداکارہ کے نام سے بھی، ایک اداکارہ کا نام تھا، اس سے وہ مشہور تھیں. ان کی خدمات حاصل کی. وہ ان کے کمرہ میں داخل ہوئی اور بعد ازاں ایک کتاب میں یہ رپورٹ چھپی ہے اور اخبارات کی زینت بھی بڑھتی رہی ہے. وہ یہ تھی کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ فوری طور پر باہر آ سکے، لہٰذا وہ جو خاتون ہیں انہوں نے اس پوزیشن میں انہیں کیا کہ وہ کمرے سے باہر آ سکیں. اور اس وقت ان کے کمرے میں ایک معروف مغنیہ بھی وہاں پہ موجود تھی. اور یہ جو منظر اس خاتون نے دیکھا، اس اپنے لیے بڑا حیران کن تھا. عوام کے لیے تو تھا ہی، پبلک کے لیے تھا، پورے پاکستان کی قوم کے لیے تو یہ حیران کن تھا ہی، لیکن وہ جو خاتون ہیں جو وہاں پہ جنہیں جانے کی اجازت ہوا کرتے تھے، اس خاتون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے 2018 میں جو حکومت بدلی تھی، جو تمام فیصلے یہ خاتون لکھا کرتی تھی، اسی طریقے سے 1971 کے تمام حکومتی فیصلے یہ خاتون کیا کرتی تھی. اتنی طاقتور وہ خاتون تھیں اور اس خاتون کو خود اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. وہ اس چیز پہ حیران ہوئیں کہ یہ جو میری آنکھوں کے سامنے جو منظر ہے، یہ کاش یہ منظر میں نہ دیکھتی اور شاید قوم بھی نہ دیکھ پاتی. اگر شہنشاہ ایران ان کی رخصتی کا ٹائم نہ ہوتا، وہ واپس نہ جا رہے ہوتے اور انہیں رخصتی کے لیے بادشاہ سلامت کی ضرورت نہ ہوتی، تو شاید یہ منظر عوام کے سامنے کبھی نہ آتا، کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی نہ آتا، ہم نہ دیکھ پاتے. لیکن یہ رب کا نظام ہے، اس نے بے نقاب ہونا ہی ہوتا ہے. دونوں سٹوریاں 1971 والی اور 2018 والی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور دونوں بے نقاب ہو چکی ہیں. اس طریقے سے بے نقاب ہوئی ہیں کہ اب یہ باقاعدہ دستاویز کی شکل اختیار کری ہے، یہ اخبارات میں چھپی ہیں، کتابوں کے شکل میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. یہ کوئی سٹوری میں نے گھڑی نہیں ہے. پرانے زمانے میں تو کہانیاں سنائی جاتی تھی نا، وہ شہزادوں کی کہانیاں ہوتی تھی، پریوں کی کہانیاں ہوتی تھیں، کچھ اس میں سچ ہوتا تھا، کچھ جھوٹ ہوتا تھا، کچھ سنی سنائی ہوتی تھی. لیکن یہ جو کہانیاں یہ پرنٹڈ ہیں، یہ لکھی جا چکی ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ آ چکی ہیں، کتابوں کی شکل میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اور حال ہی میں ایک سٹوری برطانوی اخبار میں چھپی ہے یہ سٹوری، اور اس پہ آج کل بہت لے دے ہو رہی ہے.